जी गुड इवनिंग। 10th क्लास की साइंस की क्लास में हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में मैंने रिफ्लेक्शन पूरा करवा दिया है। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, उसका शुरू का पार्ट पढ़ लिया। उसके बाद एक एक्टिविटी भी कर ली, और एक्टिविटी के बाद टॉपिक 10.3.2 पे हम आ गए। उससे पहले इसी पेज पर, पेज नंबर 174 पर दो रूल्स दिए गए हैं। द फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज हैं वो, मैंने आपको कल बताए थे। आज मैं इसलिए उनको रिकॉल करा रहा हूँ आपको, क्योंकि जो सेकंड लॉ है वो हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं 10.3.2 उस पर डिपेंड है। सुनिए, फर्स्ट लॉ इसमें दिया है द इंसिडेंट रे, कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया at the point of incidence all lie in the same plane। मैंने आपको बताया था कल, जो हमने ग्लास स्लैब वाली एक्टिविटी की थी, उसमें इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे सेम पॉइंट पे आते हैं। ये पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे लॉ में लिखा है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां जो साइन है वो ट्रिग्नोमेट्री का साइन, कॉस थीटा वाला साइन है। तो इंसिडेंट एंगल में साइन के लिए वैल्यू निकाली जाए, उसका रेशियो रिफ्रैक्टेड एंगल में साइन की वैल्यू निकालने से उसका कंपेयर किया जाए, उसका रेशियो निकाला जाए, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। कांस्टेंट वैल्यू तब आती है जब आप किसी दो मीडियम पे हम काम करते हैं, तब कोई भी दो मीडियम लिए, उसमें इंसिडेंट एंगल का साइन निकाला और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन निकाला, उसका रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है। फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दो मीडियम होने चाहिए, उसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल पाएंगे। इस लॉ को दिया था स्नेल्स ने, इसलिए इसका नाम रखा गया। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, इफ I is the angle of incidence and R is the angle of refraction, then sin I upon sin R is equal to constant। ये जो कांस्टेंट वैल्यू आती है इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो इसमें लिखा है दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। ये बात समझने की है, क्योंकि आज पूरा टॉपिक इसी पर डिपेंड कर रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसके बारे में ऐसा क्यों लिखा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। देखिए, ये मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है, यहां पर एयर है, ये फर्स्ट मीडियम है, ये मीडियम नंबर 1 है। ये ग्लास है जिसमें एंटर हुई है लाइट की रे, वो मीडियम 2 है। हम लोग ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, हम लोग ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो ये मीडियम 2 हुआ। इसको विद रिस्पेक्ट टू इसके निकालेंगे, फर्स्ट के, तो लिखेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास मतलब मीडियम सेकंड, विद रिस्पेक्ट टू एयर मतलब मीडियम फर्स्ट। यही लिखा हुआ है इसमें।
क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब और थोड़ा क्लियर करना चाहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग जब लॉस प्रॉफिट वाले क्वेश्चन करते थे उसमें परसेंटेज निकालते थे, तो आपको याद होगा लॉस का परसेंट निकालें या फिर प्रॉफिट का परसेंट निकालें, दोनों कंडीशन में हम लोग अपॉन में सीपी लिखते थे। यहां पे लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 होता था, यहां प्रॉफिट इंटू सीपी अपॉन इंटू 100 होता था जब हम प्रॉफिट निकाल। तो जो लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है वो विद रिस्पेक्ट टू किसके होता है, कॉस्ट प्राइस के होता है। आपने कोई चीज खरीदी, उसके बाद आपने इतने में बेची उसको, तो विद रिस्पेक्ट टू, है ना, किसके, सीपी के। तो जो सेलिंग प्राइस है वो, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ या उसको लॉस हुआ, आपको लॉस हुआ, ये निकालने के लिए हम सीपी का यूज करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सीपी। ऐसे ही यहां पर अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो ये तो मैंने एयर ग्लास लिया, मीडियम कोई भी हो सकते हैं, या वाटर हो सकता है, वाटर भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना। तो हम अगर ग्लास का निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू वाटर के, तो ये सेकंड मीडियम है, फर्स्ट मीडियम हो जाएगा। और ग्लास में से ये वाटर का निकालेंगे तो फिर वो सेकंड और ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं तो हम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसका विद रिस्पेक्ट टू वो किससे आ रही है लाइट की रेज, वहां डिपेंड करता है। जिसमें एंटर हो रही है वो सेकंड मीडियम होगा। क्लियर हो रही है बात अपनी। अब मैं आगे बढ़ता हूं इसके। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट अ रे ऑफ लाइट that travels obliquely from one transparent medium into another will change its direction in the second medium। ये बात हम लोग जान चुके हैं कि जो रे ऑफ लाइट होती है जब वो ट्रेवल करती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब वो ट्रेवल करती है तो अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन that takes place in a given pair of media is expressed in term of the refractive index। इस तरह से दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आप उसकी बात कर रहे हो, तो इसमें लिखा द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया is expressed in the term of refractive index। इसी को आपने जो पहले आप जिसको कांस्टेंट वैल्यू बोल रहे थे अब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जा रहा है। द कांस्टेंट अपेयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड। तो आप जब भी कैलकुलेशन करते हो तो राइट हैंड साइड में आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ओके, आगे सुनिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हम क्या कर सकते हैं, उसको एक फिजिकल क्वांटिटी से लिंक कर सकते हैं। द रिलेटिव स्पीड ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। द रिलेटिव स्पीड ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, कल हम बात कर रहे थे कि अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट भी बदल जाती है, वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया इट टर्न्स आउट that light propagates with the different speed in different media। कल की बात फिर से रिपीट की। आपको ये मालूम है कि अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट भी अलग अलग होती है। ठीक है, फिर इसने बताया आगे इसमें, जैसे लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फैक्ट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो जो स्पीड लाइट होती है वो सबसे ज्यादा तेज किसमें होती है, वो होती है वैक्यूम में। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अपन एयर की बात करें, वैक्यूम मतलब जहां एयर भी नहीं है, अगर एयर की बात करें तो फिजिक्स में एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट में बहुत डिफरेंस नहीं होता। इसलिए उसने लिखा है इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस, बहुत कम डिफरेंस आता है स्पीड में कंपेयर टू दैट इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है
उससे एयर में जो स्पीड लाइट होगी उसमें बहुत मार्जिनली कुछ लेस होती है वो, ठीक है। लेकिन आगे लिखा है इसमें इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर। लेकिन एयर के कंपैरिजन में ग्लास और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, ठीक है। आ रही ना आपको बात समझ में? क्या बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में? आपको क्या बताया यहां तक? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो लाइट ट्रेवल करती है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो डिफरेंट डिफरेंट मीडिया में उसकी स्पीड भी बदल जाती है। जब उसकी स्पीड बदल जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी चेंज जाता है। यहां तक उसने आपको बताया। फिर उसने बोला कि सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो वैक्यूम में होती है, लाइट की वैक्यूम में होती है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन आगे उसने बोला कि एयर में मार्जिनली लेस होती है स्पीड ऑफ लाइट, मतलब बहुत डिफरेंस नहीं आता है, बहुत कम नहीं होती है। लेकिन अगर कंपेयर करें ग्लास के और वाटर के तो स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। आगे सुनिए, द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया। अंडरलाइन करिए इस बात को। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है? द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। गिवन पेयर ऑफ मीडिया मतलब दो मीडियम और दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट, the value of the refractive index for a given pair of media depend upon the speed of light in two media as given below, ठीक है। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिलेट कर सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट से कर सकते हैं। किसी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जितनी भी होगी उसके बेसिस पे ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए देखिए उसने क्या बताया। कंसीडर अ रे ऑफ लाइट, ये फिगर जो बना हुआ है बुक में उसमें ध्यान से देखना, बहुत क्लियर फिगर है, आपको समझ में आ जाएगा। कंसीडर ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम, एक रे ऑफ लाइट है जो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम वन मीडियम इनटू मीडियम टू। मीडियम एक से मीडियम वन से मीडियम टू में ट्रेवल कर रही है। मीडियम वन को उसने एयर मान लिया, ले लिया है, और मीडियम टू को उसने ग्लास ले लिया है, ओके। तो ये क्या कर रही है? मीडियम वन से मीडियम टू में एंटर कर रही है। एज शोन इन फिगर 10.11, लेट v बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, v1, ठीक है। v1 क्या है? v1 स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम वन में, और v2 स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम टू में। आ रही है मेरी बात समझ में? अब आपको जैसा मैंने बताया था, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, सेकंड मीडियम का। तो आप क्या करोगे? सेकंड मीडियम में निकालना है तो क्या करोगे, और फर्स्ट मीडियम का निकालना है तो क्या करोगे, ठीक है। दो बातें आपके सामने। तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले क्या बात कर रहा है वो? उसने बोला कि मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में ट्रेवल करती है। मीडियम वन में उसकी स्पीड v1 है और मीडियम टू में उसकी स्पीड v2 है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं? मीडियम टू का। जब मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो उसने बोला द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन गिवन बाय द रेशियो। कैसे निकाला जाएगा? गिवन बाय द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। पहले मीडियम वन की स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे, फिर मीडियम टू की स्पीड लाइट लिखेंगे। माने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका फॉर्मूला है, इसका सिंबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। आपके यहाँ उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो एन लिख देना, ठीक है ना। मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसके? विद रिस्पेक्ट टू वन, तो इसे लिखा जाएगा 2 1। अब फॉर्मूले में क्या आएगा? यहां आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। समझे आप? n2 1 का मतलब क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। क्या है स्पीड ऑफ मीडियम वन में? तो n2 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? v1 अपॉन v2।
समझ गए ना? क्या बोला गया इसको? सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखा? n/1। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एन इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन फॉर्म में आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ये बात क्लियर हो रही है? हम किसका निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। यहां पे अगर आप लिखना चाहो तो इसको ऐसा लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्लियर? कोई डाउट नहीं? अब उल्टा करते हैं। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें विद रिस्पेक्ट टू 2, तो क्या आ जाएगा? यहां पर चेंज हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। यहां चेंज हो जाएगा, पहले मीडियम 2 का में स्पीड ऑफ लाइट, फिर मीडियम 1 में स्पीड लाइट। यहां चेंज हो जाएगा क्या? 1 2, और यहां हो जाएगी स्पीड 2, यहां स्पीड 1। बस इतना समझना है। बाय द सेम आर्ग्यूमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 is represented as n12। it is given by, इसका फॉर्मूला क्या होगा n12 का? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो v2 अपॉन v1 इसका फॉर्मूला होगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब इसमें ये दो तरह से क्यों समझाया गया है? क्योंकि हम दो मीडिया में कंपेयर कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट को। अंश पढ़ाई पर ध्यान दो। तो स्पीड ऑफ लाइट को हम कंपेयर कर रहे हैं, हम स्पीड लाइट को कंपेयर कर रहे हैं किसमें? एक मीडियम और दूसरे मीडियम में। मीडियम एक बार ग्लास वाटर हो सकता है, ग्लास एयर हो सकता है, ग्लास और वाटर हो सकता है, कोई भी इस तरह से चेंज होके बहुत जितने ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो हो सकते हैं। तो जब दो मीडियम अलग अलग होते हैं तो उसमें हम इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। जिसका भी निकालना है उसका विद रिस्पेक्ट टू किसके निकालना है उसके हिसाब से फॉर्मूला चेंज हो जाता है। आगे सुनिए, अब एक नई टर्म आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है? तो उसने नए पैराग्राफ में बताया, इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, अगर मीडियम 1 को हम वैक्यूम या एयर ले लें, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 हर कंडीशन किसी का भी, जैसे ग्लास का निकालें, डायमंड, कैरोसिन, जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, अल्कोहल है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, टर्पेंटाइन ऑयल होता है, इस तरह बहुत सारी जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, अगर उन सब में हम मीडियम 1 को जिसमें से लाइट एंटर हो रही है वो अगर एयर या वैक्यूम रखें, हर कंडीशन में उसको वैक्यूम या एयर रखें, और दूसरे मीडियम में चेंज कर दें, ग्लास ले लेंगे, मतलब एक मीडियम हुआ, फर्स्ट मीडियम हुआ एयर और दूसरा मीडियम हुआ ग्लास, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा ग्लास का। ठीक है? ऐसे ही मीडियम 1 हुआ एयर या वैक्यूम और मीडियम 2 हुआ कैरोसिन, तो कैरोसिन का निकल जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना? तो क्या बताया इसने? इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. This is called the absolute refractive index of the medium. It is simply represented as n2. अब फिर वही बात आती है, क्योंकि यहां विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है और वो आपको पता है, फिक्स है उसका कि वो एयर और वैक्यूम ही रहेगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें मीडियम 1 हमेशा क्या होता है? एयर या वैक्यूम होता है। ठीक है ना? ये तो होता है मीडियम 1, और मीडियम 2 मान लीजिए कोई भी ग्लास है, ये मीडियम 2 ले लें, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालेंगे, है ना? इसको मीडियम 2 ले लिया हमने, तो यहां पे क्या लिखेंगे? ग्लास का अगर निकालना चाहते हैं तो यहां पे क्या लिखेंगे? बताइए क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे एयर में स्पीड कितनी है, और फिर कैलकुलेशन के लिए उसकी ग्लास में स्पीड कितनी है, डिवाइड करेंगे, एब्सोल्यूट आ जाएगा। ठीक है? तो विद रिस्पेक्ट टू जिसकी भी वैल्यू निकालते हैं, जैसे आपने विद रिस्पेक्ट टू क्या निकाला था? फर्स्ट वाले में क्या रखा था? 2, मीडियम 2 का निकाला था विद रिस्पेक्ट टू 1, तो जो विद रिस्पेक्ट टू होता है उसको ऊपर लिखा जाता है। ठीक है?
तो यहाँ पर अपन मीडियम फर्स्ट का निकाल रहे हैं, इसलिए मीडियम फर्स्ट एयर और वैक्यूम है तो उसकी स्पीड ऊपर लिखी जाएगी, और जिस मीडियम का भी आप फाइंड करना चाहते हो उसको नीचे। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, इफ c is the speed of light in air and v is the speed of light in the medium, अगर स्पीड ऑफ लाइट को एयर में स्पीड लाइट को c मान लें और जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो उसकी स्पीड को v मान लें, तो फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बनेगा, क्या बनेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम v। इस तरह से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता लगाया। कैसे फाइंड करेंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे इस पे, और थ्योरी में भी क्वेश्चंस आते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, इसमें जो मीडियम 1 होता है, जिसमें जो विद रिस्पेक्ट टू उसको हम करते हैं वो हमेशा एयर और वैक्यूम रखा जाता है एब्सोल्यूट के लिए। अब थोड़ी बातें और सुनो। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जनरली हम किसी भी एक मीडियम की बात करें, कोई आपसे पूछे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो आप समझ जाना वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, क्योंकि उसने दूसरा मीडियम बताया ही नहीं, सिर्फ ग्लास बोल रहा है। इसका मतलब हुआ कि वो किसकी बात कर रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है। ओके, तो उसमें एक मीडियम एयर रहेगा और स्पीड ऑफ लाइट रहेगी ऊपर, और नीचे जिसका निकालना चाहते हो ग्लास की उसकी उसमें स्पीड रहेगी लाइट की। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Full stop. The refractive index of several media is given in table 10.3। 10.3 में देखो ये सब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, कैरोसिन, फ्यूज कॉर्ड्स, उसके बाद फिर टर्पेंटाइन ऑयल, बेंजीन, क्राउन ग्लास, ये जितने भी हैं ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। और भी उस तरफ देखोगे आप तो बहुत सारे नाम दिए गए हैं, वो सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उनका सबका विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है। ठीक है, इसलिए वो सब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहे जाएंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेवरल मीडिया इज गिवन टेबल 10.3। फ्रॉम द टेबल यू कैन नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33। आप देखोगे तो रेशियो अगर निकाला जाए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर का, तो किसके को लाएगा 1.33। मतलब किसकी बात कर रहा है, एक मीडियम आपने क्या रखा, एयर रखा, दूसरा क्या वाटर, तो एब्सोल्यूट निकला ना वाटर का, तो वाटर का एब्सोल्यूट कितना दिया है 1.33 दिया हुआ है। सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्राउन ग्लास का निकालें अपन तो 1.52 है। इसका मतलब क्या हुआ कि एयर के विद रिस्पेक्ट टू एयर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर लिखना है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास नीचे लिखना है, उसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो 1.52। Such data are helpful in many places। ये कई जगह पे आपके काम आएंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में। However, you need not memorize the data। आपको इस डेटा को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये रटना पड़ेगा ऐसा नहीं। एयर का याद कर लो, एक दो और याद करने पड़ेंगे, याद क्या वैसे याद रहेंगे, उसके अलावा आपको कोई और याद करने की जरूरत नहीं है। नोट फ्रॉम टेबल 10.3 दैट एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम may not possess greater mass density। For example, kerosene having the higher refractive index is optically denser than water, although the mass density is less than water। तो आप ये बात ध्यान, ऐसा कोई रिलेशन मत बनाइए कि अगर कोई मास डेंसिटी इसकी ज़्यादा है तो उसका ऑप्टिकली डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। उसने बताया है, आप ये देखो कि ऑप्टिकल डेंसर मीडियम मे नॉट पजेस ग्रेटर मास डेंसिटी। यह जरूरी नहीं है कि जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो उसकी मास डेंसिटी भी ज्यादा हो, ठीक है ना। एग्जांपल देखो आप, कैरोसिन हैविंग द हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44, ठीक है, और वाटर का कितना है 1.33। समझ में आ रही है आपको बात, जबकि आपको मालूम है कि मास डेंसिटी वाटर से कम होती है किसकी, कैरोसिन की, इसलिए वाटर कैरोसिन को मिक्स करते हैं तो कैरोसिन ऊपर आता है क्योंकि उसकी मास डेंसिटी कम होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मास डेंसिटी से ऑप्टिकल डेंसिटी डिपेंड नहीं करती, मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी का अलग अलग रिलेशन होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद मैथ्स करेंगे, 1 मिनट का ब्रेक, बुक ओपन करो मैथ्स की, शुरू करते हैं।